कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे और कंप्यूटर के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था इसके बारे में थोड़ा देखें। तो कंप्यूटर का अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, जिसमें कंप्यूटर के परिचय के साथ साथ हम लोगों ने उसके विभिन्न फीचर्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इसकी जो डेवलपमेंट हिस्ट्री रही है, कंप्यूटर के जो विकास का इतिहास है, यानी इसमें हम लोगों ने बहुत सारे कंप्यूटर जैसे एबाकस, एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, एनिएक और यूनिएक, ये कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इसके डेवलपमेंट हिस्ट्री में। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था इसकी जनरेशन के बारे में, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो भी उसमें विभिन्न हार्डवेयर या फिर जो डिवाइस यूज होते हैं और साथ साथ उसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, उसके आधार पर उसे 5 पीढ़ियों में क्लासिफाइड करके इस जनरेशन के बारे में पढ़ा था। और फिर लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इसके टाइप्स के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो अभी तक ये सारी चीजें कवर कर ली गई है कंप्यूटर में। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी को कवर करने वाले हैं, कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है। तो कंप्यूटर मेमोरी की बात करें तो यह कंप्यूटर का ऐसा स्थान होता है, यानी ऐसा क्षेत्र जो कंप्यूटर में या तो डाटा कहें या आप निर्देश कहें, इंस्ट्रक्शंस कहें या प्रोग्राम कहें, ठीक है, या तो डाटा या इंस्ट्रक्शंस, आदेश या प्रोग्राम, इनको स्टोर करने के लिए यूज होता है कंप्यूटर का जो पार्ट, चाहे वह टेम्परेरी स्टोर करने के लिए हो या स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, या टेम्परेरी या परमानेंट। ठीक है, तो चाहे टेम्परेरी या परमानेंट कोई भी डाटा, इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए जो पार्ट यूज में आता है उसे हम मेमोरी कह देते हैं प्रायः। ठीक है, तो अभी हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी को कुछ भागों में हम क्लासिफाइड करके पढ़ेंगे। जैसे कंप्यूटर की मेमोरी को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो इसे 2 भागों में बांटा गया है, और देखते चलिएगा ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि जब भी सिलेबस में कंप्यूटर मेमोरी आएगा या कंप्यूटर सिलेबस में आएगा तो कंप्यूटर मेमोरी से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो पार्ट है कंप्यूटर मेमोरी का वह कहलाता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, या इसे ही कहते हैं मुख्य मेमोरी, या एक और नाम आप कह सकते हैं इसको मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी कह ले, मुख्य मेमोरी कह ले, प्राइमरी मेमोरी कह ले, ये सब वही है। ठीक है, और दूसरा जो पार्ट है उसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, या इसे हम कहेंगे ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी या बाह्य मेमोरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के बारे में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी ये क्या होता है? तो ऐसी मेमोरी जो सीपीयू से सीधे संपर्क में रहती है, अर्थात कंप्यूटर से हमेशा जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ऐसी मेमोरी, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि ऐसी मेमोरी जो सीपीयू से सीधे संपर्क में रहती है, यानी कंप्यूटर से हमेशा जुड़ी रहती है, उस मेमोरी को कहते हैं हम लोग प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, जो हमेशा सीपीयू से जुड़ी रहेगी और या फिर जो जिसका संपर्क हमेशा कंप्यूटर से बना रहेगा उसको कहेंगे प्राइमरी या मेन मेमोरी। जस्ट इसके विपरीत सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ये हम एक्सटर्नली उसको ऐड करते हैं। जैसे आप लोगों ने पेन ड्राइव ऐड किया होगा, हार्ड डिस्क ऐड किया होगा, कोई सीडी डिस्क डाला होगा। ठीक है, तो ये सारी जो मेमोरीज होती हैं वो सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, ये डायरेक्ट तौर पर कंप्यूटर से जुड़ी नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। अब देखिए, प्राइमरी मेमोरी को भी कुछ भागों में क्लासिफाइड किया गया है, और ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, जो प्राइमरी मेमोरी है उसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो मेमोरी है वह कहलाता है स्थायी मेमोरी। स्थायी मेमोरी, या इसे कहेंगे नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, अभी नाम समझते चलेगा, इसको बाकी अभी क्लियर करेंगे। स्थायी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या आप कह सकते हैं कैश मेमोरी,
कैश मेमोरी, ठीक है, कैश मेमोरी, या इस एक और जो क्लासिफिकेशन है नेक्स्ट जो है वो है आपका अस्थाई मेमोरी, अस्थाई मेमोरी, या इसे हम कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, अस्थाई मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। तो देखिए तीन टाइप से क्लासिफिकेशन हुआ, प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी का, पहला स्थाई मेमोरी, दूसरा कैश मेमोरी और तीसरा अस्थाई मेमोरी। तो पहले हम लोग इसी पार्ट को करेंगे, फिर उसके बाद मैं सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में आता हूँ। तो देखिए स्थाई मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है। तो स्थाई मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी को कहेंगे जिसमें विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर, यानी कंप्यूटर में अगर हम लोग विद्युत सप्लाई बंद कर देते हैं तो भी वह डाटा परमानेंट रहेगा, वहां से डिलीट नहीं होगा, वहां से इरेज नहीं होगा। तो ऐसी मेमोरी को कहते हैं हम लोग स्थाई मेमोरी। स्थाई नाम से ही पता चल रहा है स्थाई है, यानी अगर कोई प्रोग्राम रन हो रहा है और कहीं डाटा कुछ स्थाई मेमोरी में स्टोर है, तो अगर हम विद्युत सप्लाई बाधित भी हो जाती है या विद्युत बंद हो जाता है तो भी वहां पर जो डाटा है वो इस प्रकार की मेमोरी में बने रहती है, वहां से इरेज नहीं होती है। तो इस प्रकार की मेमोरी कहते हैं स्थाई मेमोरी। अब इसके एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी इसका एग्जांपल है, याद रखते चलिएगा। एक और याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईप्रोम यानी इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये भी इसी का एग्जांपल है, ठीक है। फिर और एग्जांपल याद रखिएगा, डबल ई प्रोम, डबल ई प्रोम यानी इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल हैं स्थायी मेमोरी के, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी के। देखिए रीड ओनली मेमोरी, रीड का अर्थ होता है जहां पर लोकेशन है वहां से केवल हम रीड कर सकते हैं, इसमें कोई अलग से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। तो ये रीड ओनली मेमोरी है जो स्थायी मेमोरी का एग्जांपल है। ये एग्जांपल पूछे जाते हैं कि निम्न में से कोई मेमोरी का एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि यह कौन सी मेमोरी है, नॉन वोलेटाइल या वोलेटाइल, ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिर प्रोम की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी एक शब्द जुड़ा है पी, और पी के बाद जुड़ा है रोम, यानी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर किया जाता है वो प्रोग्राम के थ्रू स्टोर किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। फिर तीसरा है ई प्रोम, यानी ई का यहाँ तात्पर्य है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एज इट इज रहेगा, बाकी वर्ड एक वर्ड केवल जुड़ेगा इरेजिबल, लेकिन यहाँ बस इरेजिबल शब्द आया है तो याद रखिएगा यहाँ बस क्या होगा, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में यहाँ जो भी पुराने डाटा है, ठीक है, ई प्रोम में जो भी पुराने डाटा है उसको अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू, अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू उसको मिटाया जा सकता है, यानी इरेज किया जा सकता है, और फिर से उसमें पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। लेकिन एग्जांपल है ये स्थायी मेमोरी का, ठीक है। यानी ईप्रोम में क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू पुराने प्रोग्राम को मिटाकर, अल्ट्रावायलेट रेस के थ्रू पुराने प्रोग्राम को मिटाकर फिर से प्रोग्रामिंग किया जा सकता है ईप्रोम में, ठीक है। वही बात करें डबल ईप्रोम में, तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, केवल डिफरेंस इतना रहेगा, यहाँ पर जो कार्य अल्ट्रावायलेट रेस कर रहा है अब वहां पर ये विद्युत विभव यह कार्य करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी यहाँ पर भी डाटा को, पुराने डाटा को पुनः मिटाकर फिर से डाटा प्रोग्राम यहाँ पर फीड किया जा सकता है, और यह काम होगा डबल ईप्रोम में। लेकिन यहाँ पर केवल ये डिफरेंस है कि यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेस का यूज किया जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक विभव यानी विद्युत विभव का यूज किया जा रहा है। फिर बात करते हैं, अब पहले इसको देख लेते हैं अस्थायी मेमोरी को, ठीक है। तो सेम इसी का अपोजिट रहेगा स्थायी मेमोरी का। तो जब विद्युत सप्लाई बाधित कर देने पर, यानी विद्युत सप्लाई बंद कर देने पर कोई डाटा इरेज हो जा रहा है, ठीक है, कोई डाटा इरेज हो जा रहा है, तो उसे हम अस्थायी मेमोरी कहते हैं। इसको एग्जांपल से समझिएगा, इसका एग्जांपल है रैम। रैम आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार शब्द, मोबाइल लेने जाएंगे तो उसमें रैम आपसे आप खुद पूछते हैं कि कितने रैम का है, 6 GB रैम का है, ठीक है, और रोम पूछते हैं, रैम रोम ये सब पूछते ही हैं आप। तो यही है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, तो जब भी कोई भी प्रोग्राम ओपन होता है तो याद रखिएगा वह रैंडम एक्सेस मेमोरी में ओपन होता है, ठीक है। कोई भी प्रोग्राम अगर रन हो रहा है तो उस टाइम वह रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता रहता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता रहता है। अगर इस टाइम कोई प्रोग्राम जब रन हो रहा है और विद्युत बाधित हो जाता है, तब यहाँ पर जो भी मेमोरी रहती है वह टेम्परेरी रहती है, अर्थात यहाँ से अब
डिलीट हो जाती है, इरेज हो जाती है। अगर विद्युत बाधित होता है तो वहां पर क्या हो जाएगी, अगर आप कहें लाइट ऑफ हो गया तो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम रन हो रहे थे वहां से गायब हो जाएंगे। तो ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो टाइप के होते हैं, एक है डायनेमिक डायनेमिक रैम और एक है स्टैटिक रैम। ठीक है, बस नाम याद चले रखते चलिएगा इसमें, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। ठीक है, तो स्टैटिक रैम क्या होता है, जिसमें बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। स्टैटिक है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी, ऐसा याद रख सकते हैं इसको। स्टैटिक रैम में क्या होगा, इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं डायनेमिक रैम में बार बार इसको रिफ्रेश करने की जरूरत होगी। तो ये है अस्थायी मेमोरी के बारे में। अब एक नेक्स्ट जो बच गया कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी। तो देखिए कैश मेमोरी क्या होता है, जब भी कोई मेमोरी से हम फाइल उठाते हैं या रीड करते हैं तो हमें टाइम लगता है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग क्षमता है उसकी। ठीक है, यानी कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग स्पीड है उससे ज्यादा टाइम लेती है हमारी जब हम वहां मेमोरी लोकेशन से कोई फाइल उठाते हैं। तो ये जो टाइम का मिसमैच है, ठीक है, इसी को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी वह इधर रहता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और सीपीयू, और इधर प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी और जो सीपीयू है इसके बीच में जो मेमोरी होती है वही कहलाती है कैश मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी का काम क्या होता है, तो यह भी आपके कंप्यूटर की स्पीड को एक प्रकार से बढ़ा देता है। ठीक है, सीपीयू जो है, रैम भी इसकी स्पीड को बढ़ाता है सीपीयू की। ठीक है, लेकिन कैश मेमोरी भी थोड़ी मात्रा में बढ़ाता है। आप लोगों ने मोबाइल में देखा होगा, जब भी मोबाइल रुक जाता है या हैंग होता है तो आप कहते हैं कि कैश मेमोरी इसकी क्लियर कर जाए, तो कैश मेमोरी को आप जाकर क्लियर करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है। तो वही है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में क्या होता है, जब बार बार जो डाटा या प्रोग्राम आप यूज करते रहते हैं वो ऑटोमेटिकली एक जगह इस कैश मेमोरी में स्टोर होती रहती है, और इसी कारण इस मेमोरी को क्लियर करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये है कैश मेमोरी। फिर उसके बाद आते हैं अब सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ये जो प्राइमरी मेमोरी था इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अब आते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में। तो इसको मैं थोड़ा सा इरोज कर रहा हूं और फिर हम लोग अलग से देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी के बारे में। तो देखिए बात करते हैं अब दूसरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, जो दूसरी मेमोरी है या इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, या इसी को कहा जाता है ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। तो ये ऑक्सिलरी मेमोरी या जो सहायक मेमोरी है ये भी याद रखेगा, ये क्या होते हैं, ये भी स्थायी तौर पर होते हैं, ये भी नॉन वोलेटाइल होते हैं, ये भी इरेज नहीं होते। ठीक है, जब भी विद्युत परिपथ बाधित होती है तो ये भी स्थायी मेमोरी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, जो सेकेंडरी मेमोरी है या ऑक्सिलरी मेमोरी है ये भी स्थायी मेमोरी होती है, ये एक्सटर्नली ऐड करते हैं हम अपने कंप्यूटरों में। ठीक है, अब इसको अगर क्लासिफाइड करें तो इसको भी दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी है। पहला तो इसको याद रखिएगा सीक्वेंशियल मेमोरी, सीक्वेंशियल मेमोरी। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन सेकेंडरी मेमोरी का, एक सीक्वेंशियल मेमोरी और एक डायरेक्ट मेमोरी। तो सबसे पहले देखते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी को। सीक्वेंशियल मेमोरी क्या होती है, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है सीक्वेंशियल, यानी जो भी इसमें डाटा रीड होगा इस प्रकार के मेमोरी का वो एक सीक्वेंस के फॉर्म में होगा। जैसे इसको एक एग्जांपल समझते हैं, इसका जो एग्जांपल है वो है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने जमाने में या कुछ सालों पहले ही आप लोगों ने देखा होगा। ये इस प्रकार का एक कैसेट रहता था जिसमें प्लास्टिक की या फाइबर की बनी एक इस प्रकार से रिबन होती थी, और इसमें आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड यानी जो मैग्नेटिक ऑक्साइड है उसकी एक परत चढ़ी रहती थी जिस पर डाटा को स्टोर किया जाता था। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एक टेप रहता था, ये इसका एग्जांपल है सीक्वेंशियल मेमोरी का। सीक्वेंशियल मेमोरी के एग्जांपल कैसे हैं, जैसे इसमें मान लो बहुत सारे आपके क्लिप्स डले हैं, बहुत सारे वीडियोस डले हैं, या बहुत सारे आपके सॉन्ग्स डले हैं। तो इसमें जो सॉन्ग्स हैं, मान लो इसमें 10-20 ऐसे कुछ सॉन्ग्स डले हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट सॉन्ग्स पे जा नहीं सकते, आपको एक एक करके गाने को सुनना पड़ेगा। यानी पहले गाने को सुनिए, उसके बाद ही दूसरा गाना चलेगा,
ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट जो है डायरेक्ट मेमोरी, इसमें आप डायरेक्ट किसी भी सॉन्ग पर जा सकते हैं। जैसे इसका देखते हैं डायरेक्ट मेमोरी का, तो इसको भी 3 टार्क में क्लासिफाइड किया गया है। ये जो डायरेक्ट मेमोरी है इसको भी हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। ठीक है, सीक्वेंशियल मेमोरी में क्या होता है, हम सीक्वेंस से जाते हैं। हालांकि इसमें जो टेप रहता है उसमें फॉरवर्ड या बैकवर्ड बटन दिया जाता है, लेकिन वो फॉरवर्ड बटन दबाते हैं तो भी एक सीक्वेंस ही हम उसको फॉलो करते हैं, अगले गाने में जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेमोरी में ऐसा नहीं होता। देखिए डायरेक्ट मेमोरी में कोई भी गाना हम चुनते हैं, जैसे तीसरे नंबर का गाना, तो हम तीसरे नंबर पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। और इसका एग्जांपल भी देखिएगा डायरेक्ट मेमोरीज के, जैसे मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन से हैं तो ये याद रखिएगा। आप लोगों ने सुना होगा फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा, हार्ड डिस्क। तो ये एग्जांपल है किसके, मैग्नेटिक डिस्क के। दूसरा है ऑप्टिकल डिस्क, और ऑप्टिकल डिस्क के एग्जांपल याद रखिएगा, सीडी रोम, सीडी रिकॉर्डेबल, ठीक है, सीडी रीराइटेबल, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क और होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑप्टिकल डिस्क की। और लास्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज मेमोरी भी कुछ हैं, जैसे आपका फ्लैश मेमोरी, ठीक है, या आप कहें जो आपका चिप होता है, ठीक है, माइक्रोचिप, इस प्रकार के जो स्टोरेज डिवाइस हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज डिवाइस है। अब देखते हैं डायरेक्ट मेमोरी में, ये फर्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है। देखिए मैग्नेटिक डिस्क ये एक प्रकार का प्लास्टिक का बना या आप कह सकते हैं कोई भी मेटल का बना एक डिस्क होता है। ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, प्लास्टिक या मैग्नेट कोई भी मेटल का बना एक डिस्क होता है जिसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। यानी उसमें मैग्नेटिक ऑक्साइड, जैसे आयरन ऑक्साइड मैंने बताया या क्रोमियम ऑक्साइड बताया, इस प्रकार की एक परत चढ़ी होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। अब जैसे पहले इसकी बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क की, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, तो एक प्लास्टिक की बनी इसमें गोलाकार डिस्क होती है और इसमें फिर आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड की परत चढ़ी होती है। अब इस आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ होती है इसमें डाटा स्टोरेज का काम होता है। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर इस प्रकार से एक और प्लास्टिक के आप स्क्वायर शेप में इसको कवर कर लेते हैं। ये डायग्राम भी आपको दिख रहा होगा फ्लॉपी डिस्क का। तो फ्लॉपी डिस्क कुछ इस तरह से होती है और इस फ्लॉपी डिस्क में ये जो इसका मेन पार्ट रहता है या पूरे मैग्नेटिक डिस्क में कहें आप, तो इस प्रकार ये मैग्नेटिक डिस्क अलग अलग कॉन्सेंट्रिक पार्ट में डिवाइड रहता है जिसको कहते हैं ट्रैक, इसको कहा जाता है ट्रैक। और ये ट्रैक जो है फिर से बहुत छोटे छोटे और पार्ट में डिवाइड रहते हैं और इस छोटे छोटे पार्ट को कहा जाता है सेक्टर। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया, देखिए इतने डीप से क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लॉपी डिस्क में होता है ट्रैक, सेक्टर, ए और बी दोनों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो मैग्नेटिक डिस्क है इसी में याद रखिएगा, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो चाहे हार्ड डिस्क हो, इसमें इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक पार्ट में डिवाइड रहता है जो डिस्क है वो, और इसमें ट्रैक रहता है। ये जो कॉन्सेंट्रिक पार्ट है इसका जो पाथ है इसको कहते हैं हम लोग ट्रैक। और ये जो पाथ को फिर से क्लासिफाइड कर लिया गया इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट में, ये कहला रहा है सेक्टर। ठीक है, तो ये फ्लॉपी डिस्क का एग्जांपल है। अब फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज है इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टोरेज के बारे में याद रखिएगा, जो फ्लॉपी डिस्क है इस फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज होती है 1.4 MB की होती है। ठीक है, 1.4 MB इसकी स्टोरेज होती है। वही बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क भी एक मैग्नेटिक डिस्क है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्क है वो प्लास्टिक की नहीं बनी होती, बल्कि इसके जगह में एल्यूमिनियम की बनी डिस्क का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, एल्यूमिनियम की बनी डिस्क का यूज किया जाएगा। अब ये जो एल्यूमिनियम की बनी डिस्क है, बाकी चीजें तो सेम होगी, इसमें भी डाटा स्टोर किया जाएगा। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है उसको याद रखिएगा। ये जो हार्ड डिस्क है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है
अभी वर्तमान में देखें तो लगभग 2 टेराबाइट की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इससे भी ये बड़ी हार्ड डिस्क अब आजकल आने लगी है। 2 टेराबाइट इसकी स्टोरेज कैपेसिटी मेन याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आप ऑप्टिकल डिस्क में। देखिए ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल डिस्क आप लोगों ने सीडी कैसेट्स वगैरह देखे होंगे, ये सब उसी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क में इसमें पॉलीकार्बोनेट का एक इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट का एक डिस्क होता है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट का एक डिस्क होता है जिसमें एक साइड, सिंगल साइड में एल्यूमिनियम की पतली परत रहती है जो परावर्तक सतह का काम करती है। यानी केवल एक ही साइड को, उसके 2 सरफेस होते हैं, एक सरफेस को क्या किया जाता है, चमकदार सतह, एल्यूमिनियम की चमकदार सतह से इसको लेपित किया जाता है या लेयर उसका बनाया जाता है। और इसमें फिर जब लेजर, रेड लेजर बीम को जब इसमें किया जाता है तो ये परावर्तित होती है वहां से। याद रखिएगा जो ऑप्टिकल डिस्क है उसके लिए जो लेजर बीम यूज किया जाता है, लेजर बीम यूज किया जाता है वो रेड लेजर बीम कहलाता है। रेड लेजर बीम, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कौन से लेजर बीम का यूज किया जाता है, तो रेड लेजर बीम जो यहाँ रीड और राइट दोनों का काम करता है, अर्थात डाटा को रीड भी करेगा और यहाँ रिटर्न के लिए भी यही यूज होता है। अब देखिए सबसे पहला जो है इसमें एग्जांपल सीडी रोम, ठीक है, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ बस कॉम्पैक्ट डिस्क जो रीड ओनली मेमोरी है, यहाँ एक बार जब डाटा को स्टोर कर दिया जाता है, जब डाटा स्टोर हो जाता है तो इसे पुनः मिटाया नहीं जा सकता, यानी पुनः मिटाकर इसमें पुनः लिखा नहीं जा सकता, तो इसमें पुनः मिटाकर लिखा नहीं जा सकता सीडी रोम में, ठीक है। और इसमें जो याद रखेगा, जो सीडी रोम है उसमें जो कॉपी करते हैं उसको कहा जाता है बर्निंग। बर्निंग, सीडी रोम में जो कॉपी करना है वह कहलाता है बर्निंग। और इसकी स्टोरेज याद रखेगा, जो सीडी रोम है इसकी स्टोरेज होती है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, जो मैग्नेटिक डिस्क है उस वाले पार्ट को। ये जो सीडी रोम है इसकी स्टोरेज होती है 700 MB इसकी स्टोरेज होती है, ठीक है। सीडी रोम की स्टोरेज कितनी होती है, 700 MB। वहीं सीडी रिकॉर्डेबल, ठीक है, सीडी रिकॉर्डेबल यहाँ पर भी डाटा को एक बार स्टोर कर दिया जाता है तो पुनः मिटाया नहीं जा सकता, ठीक है। और इसको वॉर्म भी कहा जाता है, वॉर्म, ठीक है। वॉर्म का फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, राइट वंस रीड मेनी, यानी एक बार इसमें अगर प्रोग्राम डाल दिया जाए तो उसको कई बार हम लोग रीड कर सकते हैं, तो ये है CDR। फिर इसके बाद है CD रीराइटेबल, यहाँ पर RW का अर्थ है रीराइटेबल। CD रीराइटेबल यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, यानी अब ये ऐसा है कि एक बार इसमें जब डाटा फीड कर दिया जाता है तो उस डाटा को इरेज करके इसमें पुनः प्रोग्राम या पुनः डाटा फीड किया जा सकता है, पुनः इसमें डाटा फीड किया जा सकता है। तो ये जो CD रीराइटेबल है, याद रखेगा इसमें एक बार पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है मिटाकर पुराने डाटा को, ठीक है। वैसे ही DVD है, DVD भी सेम एज इट इज है CD रोम के, बस इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। ये जो CD रोम है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 4.7 GB होती है। और 4.7 GB को अगर दोनों साइड में, जैसे इसमें मैंने बताया कि CD में केवल एक साइड चमकदार सतह होती है, DVD में चाहे तो दोनों साइड लेयर करके इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं अप टू 8.5 GB की, ठीक है। 4.7 GB रहता है एक लेयर में, सिंगल में हम 8.5 GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ब्लू रे डिस्क की, ठीक है। ब्लू रे डिस्क भी एज इट इज है CD के, ठीक है, लेकिन यह आप कह सकते हैं जो अगली पीढ़ी का जो ऑप्टिकल डिस्क है वह कह सकते हैं ब्लू रे डिस्क, ठीक है। अब ब्लू रे डिस्क में भी अलग अलग परतों में, ठीक है, अलग अलग परतों में या अलग अलग लेयर्स में लगभग 25 GB, ठीक है, लगभग 25 GB, 25 से 30 GB भी आप कह सकते हैं, तो लगभग 25 GB तक डाटा इसमें स्टोर किया जाता है एक सिंगल लेयर में, ठीक है। सिंगल लेयर में ही इसके लगभग 25 GB तक डाटा स्टोर किया जा सकता है ब्लू रे डिस्क की। और फिर नेक्स्ट है जो लास्ट है इसमें का ऑप्टिकल डिस्क का, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, इसका फुल फॉर्म याद रखेगा। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वह 6 टेराबाइट की होती है, 6 टेराबाइट की होती है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क के बारे में था। अब हम लोग जो लास्ट है वो देखते हैं इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज जो डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिकली स्टोरेज मेमोरी है उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए दो आपको नाम दिख रहे हैं,
अब इतना को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ ये पुराना वाला पार्ट को। अब आपको केवल दो नाम यहाँ दिख रहे हैं, फ्लैश मेमोरी दिख रही है और एक है माइक्रोचिप। तो फ्लैश मेमोरी का एग्जांपल बताऊंगा तो ये आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल है पेन ड्राइव, ठीक है। और माइक्रोचिप आप जो मोबाइल में चिप यूज करते हैं, मोबाइल में जो चिप यूज करते हैं वो इसका एग्जांपल है। अब इसमें देखिए आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डाटा है उसमें इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होगा। पेन ड्राइव एक ऐसा ड्राइव है आप कह सकते हैं जिसको तुरंत किसी सिस्टम में डाल सकते हैं, तुरंत वहां से निकाल सकते हैं, यानी बहुत ही तीव्र गति से इसको निकाला और उसमें लगाया जा सकता है। तो इसी कारण यह फ्लैश मेमोरी कहलाती है। फ्लैश मेमोरी नाम क्यों कह रही है, ये पेन ड्राइव को तुरंत आसानी से निकाला और लगाया जा सकता है, ठीक है। और इसकी तो आपको बहुत ज्यादा अलग अलग कैपेसिटी की आती है, 8 GB 16 GB, अब तो और बहुत ज्यादा कैपेसिटी की पेन ड्राइव्स आने लगी है। वही लास्ट में बात करें माइक्रोचिप की, तो इसका उपयोग याद रखेगा मोबाइल में किया जाता है, आपके कैमरा वगैरह में किया जाता है। तो इस प्रकार इसके भी बहुत सारे यूज है, ये आप समझ गए होंगे माइक्रोचिप के बारे में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें थी। एक मैंने बताया था आपको वहां, ये फ्लैश से वर्ड से याद आ गया, उसको याद रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया था फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तो इसमें जो डिस्क यूज हो रहा था वो प्लास्टिक का था, प्लास्टिक का था। और ये जो प्लास्टिक होता था बहुत ही लचीला होता था, यानी फ्लेक्सिबल होता था, इसी कारण इसका नाम पड़ा था फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। जबकि इसके विपरीत जो हार्ड डिस्क था, हार्ड डिस्क, ये हार्ड डिस्क में जो हार्ड नाम पड़ा था, तो चूंकि इसमें एल्यूमिनियम का यूज किया रहा था, जैसे इसमें प्लास्टिक डिस्क का यूज किया रहा था, यहाँ पर एल्यूमिनियम डिस्क का यूज किया रहा था, इसी कारण इसका नाम पड़ा था हार्ड डिस्क। वैसे ही फ्लैश नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि बहुत ही तीव्र गति से उसको लगाया जा सकता है, निकाला जा सकता है तुरंत, तो इसी प्रकार इसका फ्लैश नाम पड़ा है। तो ये था मेमोरी के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मेमोरी यूनिट के बारे में कि मेमोरी की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं उसके बारे में। देखिए अब बात करते हैं कंप्यूटर की जो मेमोरी की यूनिट है उसके बारे में, ठीक है, यानी मेमोरी यूनिट के बारे में, मेमोरी की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर की मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई किसकी, तो मेमोरी की, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई है वह कहलाती है बिट, ठीक है। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है बिट, ठीक है। यहाँ से पिछले एसीएफ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है मेमोरी यूनिट से, मेमोरी की जो इकाई है वहां से क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई है वह कहलाती है बिट। और जो इसके बाद है एक निबल, ठीक है, या निबल कहें, एक निबल बराबर होता है आपके 4 बीट की, यानी बीट से बड़ा है निबल, ठीक है। बीट के बाद निबल याद रखेगा, एक निबल बराबर 4 बीट। वहीं एक बाइट की बात करें, एक बाइट, तो यह 8 बीट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, यहीं से ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत देखने को मिलेगा कि बाइट था या बीट था। तो सबसे छोटी इकाई तो आप याद रखिएगा पहले बीट है, उसके बाद एक निबल बराबर 4 बीट, एक बाइट बराबर 8 बीट। अब ये बाइट जो है अगर 1024 बाइट मिल जाए, 1024 बाइट, तो ये होता है 1 किलो बाइट, ठीक है, 1 KB। वहीं 1024 अगर KB को मिला दिया जाए तो यह बन जाता है 1 MB, यानी 1 मेगाबाइट। 1024 सेम मेगाबाइट को मिला दिया जाए तो यह कहलाता है 1 GB, ठीक है। अब 1024 अगर GB को मिला दिया जाए तो यह कहलाता है 1 टेराबाइट, 1 TB, ठीक है। फिर इसके बाद 1000 जब 24 TB को मिला दिया जाता है तो यह कहलाता है 1 पेटाबाइट, यानी 1 PB, 1 पेटाबाइट, ठीक है। फिर 1024 जब पेटाबाइट को मिला दिया जाता है तो यह कहलाता है 1000 पेटाबाइट का 1 एक्जाबाइट, ठीक है, 1 एक्जाबाइट। और फिर 1024 जब एक्जाबाइट को मिला दिया जाता है तो यह कहलाता है 1 जेटाबाइट, 1 जेटाबाइट। इसके और आगे जाएंगे तो फिर आपका योटाबाइट, ठीक है, योटाबाइट, फिर जियोबाइट, इस प्रकार से और भी आगे बढ़ते जाएंगे। मुख्यतः आप इतने को याद रखिएगा कि 1 निबल बराबर 4 बीट, 1 बाइट बराबर 8 बीट,
और फिर बाइट में आएंगे तो 1024 को 1 KB और फिर 1024 करते जाइएगा तो ये सारी चीजें आपको मिलती जाएंगी। कंप्यूटर मेमोरी के जो स्टोरेज है उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्टोरेज का क्रम क्या है, कि कौन से मेमोरी सबसे ज्यादा स्टोरेज है और किसकी सबसे कम है, तो इसका एक क्रम भी पूछ लिया जाता है, उसको भी आप याद रखिएगा। तो सबसे कम है वह है फ्लॉपी डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क की इसकी जो स्टोरेज है वह लगभग 1.4 MB के बराबर है। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये जो बढ़ते क्रम है, ये जो ऑर्डर है, जो स्टोरेज है उसके बढ़ते क्रम पर है, ठीक है। तो फ्लॉपी डिस्क की सबसे कम होती है। फिर बात करें तो सीडी की, या सीडी में रोम, सीडी आर, सीडी रीराइटेबल, फिर डीवीडी, और फिर अंत में इधर आते जाएंगे तो ब्लू रे डिस्क और फिर HVD की। इस प्रकार से ये बढ़ते क्रम में है। तो फ्लॉपी डिस्क की 1.4 MB, फिर उसके बाद बात करें सीडी रोम की, CDR की और CD रीराइटेबल की, इसकी 700 MB स्टोरेज होती है। आप देख रहे हैं यहाँ बढ़ते जा रहा है। फिर डीवीडी की लगभग 4.7 GB, ठीक है, 4.7 GB। ब्लू रे डिस्क की बात करें तो देखिए ब्लू रे डिस्क का पर लेयर में होता है 25 GB, ठीक है, पर लेयर में 25 GB। और फिर उसके बाद आते हैं होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क यानी HVD, इसकी जो स्टोरेज होती है 6 TB की स्टोरेज होती है। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न यहाँ मेमोरी से पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से याद कर दीजिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी के टॉपिक को हम लोग देखते हैं।